प्रदेश में धर्मांतरण गिरोह का बुलडोजर से शुद्धिकरण हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर इससे पहले भी बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, लेकिन इस बार की तस्वीर थोड़ी अलग है। अलग इसीलिए क्योंकि पहले मास्टरमाइंड छांगुर के अड्डे को मिट्टी में मिलाया गया और इस बार छांगुर गैंग के बचे कुचे गुर्गों पर एक्शन हो रहा है। यानी कि धर्मांतरण से जुड़े हुए एक भी साजिशकर्ता को योगी फोर्स बख्शने के मूड में नहीं है। एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था। जो योगी ने कहा था वो अब जमीन पर होता दिख रहा है। बलरामपुर में छांगुर और उसके गुर्गों पर एक्शन ने साफ कर दिया है, अपराधियों के लिए यूपी में जगह नहीं है। बलरामपुर में आज योगी सरकार का बुलडोजर जबरदस्त तरीके से गरजा। जिस अड्डे से हिंदू लड़कियों को फंसाकर धर्मांतरण का खेल चल रहा था, उसे महज 30 मिनट में जमींदोज कर दिया गया है। छांगुर के भतीजे के घर बुलडोजर एक्शन के दौरान डीएम और एसपी भी मौजूद रहे। एक्शन का विरोध ना हो, इसके लिए भारी पुलिस फोर्स की मुस्तैदी थी। सबरोज पर सरकारी जमीन पर कब्जे का आरोप है। धर्मांतरण गिरोह में इसकी सक्रिय भूमिका रही। हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण का आरोप है, यानी हिंदू बेटियों के दुश्मनों पर अब सरकार का बुलडोजर चल रहा है। छांगुर गैंग के खिलाफ कार्रवाई एक कड़ा संदेश है और ये भी साफ है कि अब धर्म के नाम पर साजिशें नहीं चलेंगी। बलरामपुर में छांगुर के भतीजे का घर मिट्टी में मिला तो उधर लखनऊ में भी अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर गरजा। गोसाईगंज में एलटीए ने भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में अतिक्रमण की गई प्लॉटिंग को कब्जा मुक्त करवाया, क्योंकि भूमाफिया ने जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया था। इतना ही नहीं, पूरी जमीन पर अवैध रूप से प्लॉट बनाए गए थे। भूमाफिया ने इलाके में सड़क का निर्माण करवा दिया था। प्लॉट बेचने में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए नाली, बाउंड्री वॉल बनाए गए थे, लेकिन बुलडोजर की मदद से सभी निर्माण को मिट्टी में मिला दिया गया। इसके अलावा साइट ऑफिस को भी जमींदोज किया गया। आपको बता दें, गोसाईगंज के मोहारी कला में न्यू जेल रोड और सेमनापुर में तकरीबन 20 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा था। इतना ही नहीं, पूरी 16 बीघा जमीन पर अवैध रूप से प्लॉट काटकर कॉलोनी बनाई गई थी। प्रशासन की टीम ने मौके पर अभियान चलाकर अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया। राजधानी दिल्ली में अवैध झुग्गियों पर दिल्ली सरकार की कार्रवाई लगातार जारी है। मद्रासी कैंप, भूमिहीन कैंप, वजीरपुर के बाद अब शालीमार बाग में बुलडोजर एक्शन की तैयारी हो गई है। प्रशासन ने यहाँ लोगों को घरों को खाली करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए लोगों के घरों पे बाकायदा नोटिस चस्पा किए गए और प्रशासन ने सभी लोगों को 15 दिनों के भीतर घर खाली करने के निर्देश दिए। बाकायदा इसके लिए घरों में नोटिस चस्पा किया गया। दरअसल ये सभी झुग्गियां रेलवे की जमीन पर बनी हैं। प्रशासन का कहना है कि लोगों ने अतिक्रमण कर झुग्गियां बनाई, जिसके बाद प्रशासन ने घर खाली करने के लिए 15 दिनों का समय दिया, यानी 15 दिनों बाद झुग्गियों को प्रशासन हटा देगी। प्रशासन की तरफ से चिपकाए गए नोटिस के बाद सैकड़ों परिवारों को आशियाना उजड़ने का डर सता रहा है। नोटिस को लेकर दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने रेखा गुप्ता सरकार पर जमकर निशाना साधा। ये वही रेखा गुप्ता जी हैं जो बार बार टीवी कैमरा के सामने आके कहती हैं कि एक भी झुग्गी को तोड़ा नहीं जाएगा। आपको बता दें, इससे पहले भी दिल्ली में अवैध झुग्गियों पर बुलडोजर चला, जिसके बाद से आम आदमी पार्टी बीजेपी पर लगातार हमलावर है। जब बात आती है सनातन धर्म की रक्षा की, जब जिक्र होता है राष्ट्र और धर्म की एकता का, तो योगी आदित्यनाथ के उस मंत्र को दोहराया जाता है जिसमें उन्होंने कहा था, बटेंगे तो कटेंगे। अब इसी मंत्र को उन्होंने और आगे बढ़ाते हुए जाति, धर्म और भाषा का जिक्र किया, जिसके नाम पर देश को बांटने की साजिश की जा रही है। मौका कारगिल विजय दिवस का था, लेकिन योगी आदित्यनाथ के एक एक शब्द उन विरोधियों के खिलाफ थे जो देश को जाति, धर्म, क्षेत्र और भाषा के नाम पर बांटने की कोशिश करते हैं। वे लोग भारत को जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, तमाम वादों के आधार पर बांट करके, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करके दुश्मन को प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं। चाहे मराठी हिंदी विवाद हो या फिर सनातन को टारगेट करने वाला एजेंडा, सीएम योगी ने हर उस शख्स को निशाने पर लिया जो हिंदुस्तान में वोट बैंक के लिए घुसपैठ को बढ़ावा देते हैं। उनकी सहानुभूति उन लोगों के प्रति होती है जो घुसपैठिए के रूप में भारत के नागरिकों के हक पर डकैती डालने का काम कर रहे हैं। धर्म से बड़ा कोई नहीं और राष्ट्रहित से बढ़कर कुछ नहीं, योगी ने एक बार फिर तस्वीर क्लियर कर दी। इधर मस्जिद में सियासी चौपाल लगाने वाले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष फिर से विवादों में हैं। अखिलेश यादव इस बार संतों के खिलाफ सियासी अभियान छेड़ चुके हैं। उनके मुताबिक संतों को सियासत से दूर रहना चाहिए, भले ही मौलाना को वो पार्टी का विधायक क्यों ना बना दे।
अब अखिलेश यादव के इसी दोहरे रवैये पर सियासी संग्राम छिड़ चुका है। क्योंकि अखिलेश यादव को लगता है सनातन सॉफ्ट टारगेट है, साधु संत सज्जन और सुशील होते हैं, ऐसे में उनके खिलाफ कुछ भी बोल दो किसी को फर्क नहीं पड़ता। कुछ ऐसी ही मंशा लेकर उन्होंने फिर से बयान दे दिया है। मैं सभी संत स्वामियों से कहूँगा कि राजनीति में मत उलझो, क्योंकि देखिए एक मनु महाराज आए, सब गड़बड़ करा धरा उनका है। तो सवाल मस्जिद में समाजवादी पार्टी की बैठक पर भी उठने लगे हैं। पूछा जा रहा है कि अखिलेश को साधु संतों से दिक्कत है। सियासत में मौलाना मंजूर, लेकिन संत रहे दूर। मस्जिद में मीटिंग और संतों को देंगे ज्ञान। और इन्हीं सवालों के साथ यूपी के डिप्टी सीएम ने अखिलेश यादव को सुझाव भी दे दिया है। मौलाना अखिलेश यादव जी को लाल टोपी की जगह जालीदार टोपी लगा के जाना चाहिए। खैर, अखिलेश यादव खास वर्ग को साधने के लिए अब सनातन धर्म को टारगेट पर लेने से भी परहेज नहीं कर रहे हैं। बिहार के मधुबनी में 31 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत से माता सीता और प्रभु श्री राम जहां पहली बार मिले थे, अब प्रथम मिलन स्थल फुलहर स्थान को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की परियोजना है। परियोजना विकसित होने के बाद कैसी दिखेगी, इसकी कुछ तस्वीरें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की हैं, जो हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार में 2025 के चुनाव के मद्देनजर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। कई बार की बैठकों और मंथन के बाद एनडीए का सीट फॉर्मूला भी लगभग तय माना जा रहा है। देखिए, इस बार के चुनाव में नीतीश कुमार ही बड़े भाई होंगे, क्योंकि जो फॉर्मूला बनाया गया उसमें जेडीयू भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन चिराग पासवान और जीतन राम मांझी इस फॉर्मूले पर सहमत होंगे। ये सवाल इसलिए उठता है क्योंकि चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री होते हुए विधानसभा लड़ने की बात कह चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक सीट शेयरिंग को लेकर पटना में बातचीत का दौर पूरा हो चुका है। अब जल्द ही दिल्ली में बातचीत का अगला दौर शुरू होगा। सूत्रों के मुताबिक जो एनडीए का सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय हुआ है, उसमें जेडीयू 102, बीजेपी 101, चिराग पासवान की एलजेपी रामविलास को 18 से 22 सीटें मिल सकती है, जबकि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को 7 और 9 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। लेकिन सीट बंटवारे को लेकर अब प्रेशर पॉलिटिक्स का दौर भी शुरू हो चुका है। देखिए, चिराग पासवान जी 2020 में भी कुछ इस प्रकार का कवायद कर चुके हैं और आज एनडीए में हैं और एनडीए में रह करके वो इस प्रकार की बात बोलते हैं अखबारों में, वो उचित नहीं है। कुछ भी हो, लेकिन एनडीए में नीतीश कुमार ही बड़े भाई की भूमिका में रहने वाले हैं। बिहार में चुनावी माहौल गर्म है और सड़कों पर इसकी बानगी साफ दिख रही है। राजधानी पटना में पोस्टर पॉलिटिक्स अपने चरम पर पहुंच चुकी है। दीवारों पर मोदी, नीतीश और तेजस्वी यादव जैसे दिग्गज नेताओं के पोस्टर लगे हैं। वहीं अब जनसुराज पार्टी ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज करानी शुरू कर दी है। आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी, ये 3 पोस्टर यहाँ लगे थे और जिसके ऊपर से प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के लोगों ने यहाँ से लेकर पूरे दीवार पर ये पोस्टर चिपका दिया। जेडीयू ने कहा कि ऐसे हथकंडों से प्रशांत किशोर जनता को गुमराह नहीं कर पाएंगे। इस तरह के हरकतों से लोग नाराज होंगे, उत्तेजित होंगे, ये मुद्दे बैकफायर करेंगे, नुकसान होगा जनसुराज को। वहीं आरजेडी का कहना है कि तेजस्वी यादव लोगों के दिल में बसे हैं। अपने बनने के लिए पोस्टर पर पोस्टर लगा करके पेंट करने से तेजस्वी यादव कोई नहीं हो जाएगा। इस पोस्टर पेंटिंग वॉर से साफ है कि बिहार का सियासी तापमान लगातार बढ़ रहा है और चुनाव से पहले दीवारों पर चल रही ये जंग दिलचस्प मोड़ ले सकती है। बिहार के सबसे बड़े सियासी परिवार में भूचाल आ चुका है। पार्टी से निष्कासित तेज प्रताप यादव अब बागी तेवर दिखाने लगे हैं। उन्होंने तीनों बहनों के साथ आरजेडी के ऑफिशियल पेज को अनफॉलो कर दिया। इस फैसले के पीछे एक सोची समझी रणनीति मानी जा रही है। परिवार के साथ आरजेडी में अलग थलग पड़े तेज प्रताप यादव कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं और झुकेगा नहीं वाले सिद्धांत पर चल रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने परिवार से दूरी बनानी शुरू कर दी है। परिवार के सदस्यों को अनफॉलो किया, मीसा भारती को भी अनफॉलो कर दिया, आरजेडी को भी अनफॉलो करने का दावा किया जा रहा है। दरअसल प्रेम प्रसंग के चलते तेज प्रताप यादव को पार्टी से साइडलाइन कर दिया गया था, जिसके बाद अपनी पार्टी बनाने की चर्चा शुरू हो गई। इन्हीं अटलों के बीच तेज प्रताप ने इंस्टाग्राम पर नया पेज भी क्रिएट किया है, जिसमें लिखा है, सपनों को पाने की चाहत मेहनत को अपना साथी बना लेती है। हार मानने से पहले एक बार और प्रयास करने की सोचो। यानी ये तो तय है, तेज प्रताप यादव खुद के दम पर सियासत में नया झंडा लहराने की पूरी तैयारी कर चुके हैं।
जर्जर सिस्टम ने बच्चों को मार डाला। झालावाड़ जिले के पीपलोदी गांव में हुए दर्दनाक हादसे ने जर्जर सिस्टम की पोल पहले ही खोलकर रख दी थी। आज जब गमगीन माहौल के बीच शवों का अंतिम संस्कार हो रहा था, तब भी प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई। जहां एक बच्ची के अंतिम संस्कार के लिए प्रशासन लकड़ियां तक नहीं जुटा पाया। राजस्थान के झालावाड़ में हुए हादसे ने प्रशासन की कलाई खोलकर रख दी है। पीपलोदी गांव में हुए हादसे के बाद 7 बच्चों का अंतिम संस्कार किया जा रहा था। आंसुओं से भीगे ग्रामीणों के चेहरे पर अपने नौनिहालों की हुई इस असमय मौत का गुस्सा साफ दिख रहा था। पूरा गांव मातम में डूबा था। इन बच्चों को अंतिम विदाई दे रहा था। लेकिन ये क्या, एक छात्र की चिता के लिए लकड़ियां ही नहीं बची। स्कूल भवन के लिए फंड नहीं जारी करने वाले सिस्टम से ग्रामीणों को कोई उम्मीद भी नहीं थी। लिहाजा पुराने टायर और प्लास्टिक के जरिए छात्र की चिता सजाई गई और इसे मुखाग्नि दी गई। ग्रामीण इस हादसे को लेकर पहले से ही गुस्से में है और अब इस घटना ने उनके गुस्से को और भड़का दिया है। अब बात जम्मू के वैष्णो देवी धाम की, जहां माता के भक्तों के साथ बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ। फूड सेफ्टी विभाग ने जम्मू से 800 किलो नकली पनीर जब्त किया। जिस बस से नकली पनीर आया उसके ड्राइवर का नाम अब्दुल अहमद है और साथ ही जो सप्लायर था उसका नाम भी सद्दाम है। ये पनीर दिल्ली से कटरा भेजा जा रहा था, लेकिन जम्मू में ही फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने इस गौरख धंधे को पकड़ लिया। विभाग की टीम ने पुलिस के सहयोग से बस को रोका और 800 किलो नकली पनीर जब्त किया। स्लीपर बस जो कि दिल्ली से चली कटरा के लिए, तो जम्मू में आके इसने 800 केजी पनीर अनलोड किया। जिस बस में ये नकली पनीर लाया गया था उस बस के ड्राइवर का नाम अब्दुल अहद है, जबकि सप्लायर सद्दाम है। यानी पूरा नेटवर्क एक सुनियोजित तरीके से काम कर रहा था। उसका सप्लायर का नाम है सद्दाम। उसका बिल जो जिस पार्टी के नाम से आया है उसमें 180 रुपीज पर केजी के हिसाब से ये माल पीछे से आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक नकली पनीर में जानवरों की चर्बी मिलाई गई थी और यही चर्बी वाला पनीर कटरा के होटलों में सप्लाई होता है। इसी तरह से नकली पनीर का मिलना हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ किया जा रहा था। यूपी पुलिस ने एक बार फिर से साफ कर दिया कि कानून से खेलने वालों के लिए अब कोई राहत नहीं बची है। देखिए, पिछले 24 घंटे की बात करें, 6 जिलों में अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन के तहत मुठभेड़ हुई, जिसमें कई इनामी अपराधियों को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। तो वहीं कई मासूम के साथ दरिंदगी करने वालों को भी पुलिस ने अरेस्ट किया। मतलब साफ है, यूपी में अपराध किया तो खैर नहीं। और इसकी गवाही ये 6 तस्वीरें दे रही हैं। मेरठ से लेकर मथुरा और बुलंदशहर से लेकर बांदा तक बदमाशों के खिलाफ यूपी पुलिस का एक्शन जारी है। मथुरा में मर्डर के आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर में पकड़ा। बुलंदशहर में लुटेरों को पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार किया। मेरठ में पुलिस की गो तस्करों के साथ मुठभेड़ हो गई, जिसमें 25,000 का इनामी रफीक गिरफ्तार हुआ है और उसके 3 साथी भी पकड़े गए। ये चारों गोकशी की फिराक में थे। वहीं कासगंज में 10 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप करने वाले आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद हुए। बांदा में भी एनकाउंटर के दौरान 6 साल की मासूम के साथ हैवानियत करने वाला दरिंदा जख्मी हुआ है। आरोपी के पैर में गोली लगी है, तो वहीं मासूम की हालत नाजुक बताई जा रही है। जिन पर सुरक्षा और जान बचाने की जिम्मेदारी हो, जब वही दरिंदे बन जाए तो समाज का क्या होगा। बिहार से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। आरोप है कि भर्ती में शामिल होने आई महिला अभ्यर्थी से एम्बुलेंस में गैंगरेप किया गया। वो भी उस वक्त जब वो महिला बेहोशी की हालत में थी। उसे जल्दी अस्पताल पहुंचाना था, लेकिन अस्पताल पहुंचाने वाले ही हैवान बनकर उसे चलती एम्बुलेंस में नोचने लगे। पूरी घटना बिहार के गया की है, जहां बोध गया थाना क्षेत्र के BMP 3 परेड ग्राउंड में होमगार्ड की भर्ती प्रक्रिया चल रही थी। इसके लिए पहुंची एक महिला दौड़ में शामिल होने आई थी। जब रेस हो रही थी, इसी दौरान महिला अभ्यर्थी बेहोश होकर गिर गई। मौके पर तैनात एम्बुलेंस से उसे अस्पताल भेजा गया। आरोप है कि एम्बुलेंस में तैनात ड्राइवर और टेक्नीशियन उसे हॉस्पिटल ले जाने की बजाय रास्ते में उससे हैवानियत करने लगे। दोनों ने बेहोशी की हालत में महिला के साथ रेप किया। जब मामला सामने आया तो हड़कंप मच गया। घटनास्थल पर लगे कैमरे के जरिए आरोपियों की पहचान की गई। पुलिस ने एम्बुलेंस ड्राइवर और टेक्नीशियन को अरेस्ट कर लिया। गया एम्बुलेंस गैंगरेप मामले में सियासत तेज हो चुकी है। कांग्रेस ने जहां इसे लेकर सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से मरणासन स्थिति में चली गई है। पुलिस का, कानून व्यवस्था का किसी भी अपराधी के अंदर कोई खौफ नहीं बचा है। इसका पूरा दोष
गृह विभाग संभालने वाले नीतीश कुमार जी के ऊपर जाता है और उन्हें समझना चाहिए कि बिहार में पुलिसिया व्यवस्था और कानून का भय अपराधियों के मन के अंदर से खत्म हो गया है। गया की घटना निश्चित रूप से दुखद और विचलित करने वाली है। ऐसे दरिंदों को हर हाल में कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यह अच्छी बात है कि 24 घंटे के अंदर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इससे पुलिस की सक्रियता का पता चलता है। बिहार में गंगा नदी उफान पर है। गंगा से सटे हुए इलाकों में कटान भी जारी है। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव कटाव का जायजा लेने के लिए पहुंचे और इसी दौरान गंगा में एक मकान समा गया। पप्पू यादव बाल बाल बच गए। और ये देखिए वो तस्वीर कैसे गंगा नदी अपने रौद्र रूप में बह रही है और पप्पू यादव गंगा किनारे सटे गांव का जायजा ले रही है। इस दौरान कटान भी जारी है। पप्पू यादव अपने सुरक्षा कर्मी का हाथ पकड़े किनारे पर खड़े हैं कि तभी पास बना मकान भर भरा कर सैलाब में समा गया। अरे यार चला मजाक मत तस्वीरें भोजपुर के शाहपुर प्रखंड की हैं। जवनिया गांव के कई घर गंगा की उफनती लहरों में बह गए। पप्पू यादव अपने समर्थकों के साथ कटाव का जायजा लेने पहुंचे थे और उसी दौरान ये घटना हो गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं पप्पू यादव वहां पर मौजूद थे, तभी जमीन का कटाव हुआ। घटना के बाद पप्पू यादव को वहां से तुरंत बाहर निकाला गया, लेकिन भोजपुर में गंगा नदी के कटाव से जवनिया गांव का अस्तित्व खतरे में है। आपको बता दें बिहार के आरा, भोजपुर और छपरा में गंगा रौद्र रूप में है। गंगा की लहरें तांडव कर रही हैं। गंगा के किनारे पर मौजूद कई गांव के अस्तित्व पर खतरा है। भोजपुर से आई सैलाबी सितम की तस्वीरें बेहद डराने वाली हैं। देखिए कैसे गंगा की लहरें इस घर से टकरा रही हैं। धीरे धीरे इस घर की नींव कमजोर पड़ गई। नींव की मिट्टी बिखर रही है और महज 5 सेकंड में ये आशियाना गंगा में समा गया। घर का एक हिस्सा उफनती लहरों में बह गया और वहां खड़ा शख्स सिर्फ वीडियो बनाता रहा। लोग खून पसीने की कमाई से घर बनाते हैं, लेकिन गंगा की खौफनाक लहरें उनकी कमाई से बनाए आशियाने को तिनके की तरह बहा कर ले जाती हैं। ये तस्वीरें भी बिहार के भोजपुर जिले के जवनिया गांव की हैं, जहां सैलाबी सितम से हाहाकार मचा है। जमीन के कटाव से लोगों के घर लगातार नदी में समा रखे हैं। जवनिया गांव में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है और गंगा की लहरें अब तक 25 से 30 घर अपने साथ बहा कर ले गई। तकरीबन 500 परिवार बेघर हो गए। बिहार इन दिनों बाढ़ की चपेट में है। सबसे ज्यादा तबाही आरा जिले के गांव में हो रही है। गंगा के रौद्र रूप से घर, मकान सब कुछ नदी में समा गए। ये तस्वीरें बिहार के आरा जिले की हैं, जहां गंगा ने एक बार फिर रौद्र रूप धारण कर लिया है। नदी का कटाव ऐसा कि पूरा का पूरा घर कुछ ही सेकंड में नदी में समा जा रहा है। ये देखना अपनी आंखों के सामने बिखरता आशियाना और कुछ नहीं कर पाने की बेबसी। ये दर्द सिर्फ एक परिवार का नहीं बल्कि सैकड़ों लोगों की कहानी है। इस जल प्रलय के बाद गांव के गांव खाली हो रहे हैं। लोग पलायन को मजबूर हैं। सरकार की तरफ से राहत की कोशिशें जरूर हो रही हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है। गंगा के साथ बिहार के लाखों लोगों की जिंदगी जुड़ी है, लेकिन जब यही गंगा रौद्र रूप धारण करती है तो मंजर कुछ इस तरह का होता है। नदी किनारे बसे गांव और घर एक एक कर नदी में समा रहे हैं। पहाड़ी राज्यों में बारिश का दौर लगातार जारी है, जिसकी वजह से कई इलाकों में हालात बहुत खराब हो चुके हैं। इसी बीच उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बादल फटने की तस्वीरें सामने आई, जिसने यहां जबरदस्त तबाही मचा दी और जिसके निशान अब चारों तरफ बिखरे हुए हैं। कहीं कीचड़ फैला हुआ है तो कहीं पत्थरों का मलबा, कहीं सड़क टूटकर बह गई तो कहीं घर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, कहीं मलबों में वाहन दफन हो गए। रुद्रप्रयाग में बादल फटने के बाद हर तरफ दिख रहा है तबाही का मंजर। यहाँ देर रात रुमशी गांव के ऊपर कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया कि पूरा गांव आज खंडहर नजर आ रहा है। लोगों ने किसी तरह यहाँ से भागकर अपनी जान तो बचा ली, लेकिन जब वापस लौटे तो पूरे इलाके की तस्वीर बदल चुकी थी। सिर्फ सड़क पर ही नहीं, घरों में मलबा घुस चुका था, सड़कें टूटकर बह गई थी। कई वाहन इन मलबों की चपेट में आकर बर्बाद हो चुके थे। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में प्रकृति का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। पहाड़ी से लगातार गिर रही चट्टानें और बड़े बड़े पत्थर अब रिहायशी इलाकों की तरफ रुख कर रहे हैं। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। कुल्लू की ये वादियां कब्रगाह बनने लगी है। पहाड़ खिसक रहे हैं, जमीन पर पत्थरों की बारिश हो रही है। पहाड़ी इलाकों में चट्टानों की गर्जना ने सन्नाटे को चीर दिया। हर पत्थर मौत की दस्तक बनकर नीचे गिर रहा है। बड़े बड़े
बड़े पत्थर आ रहे हैं इसमें। कुल्लू की इन वादियों में जहां कभी सैलानी सुकून की तलाश में आते थे, अब वहां डर और खौफ का आलम है। इस भीषण भूस्खलन के बाद 14 परिवार घर छोड़ सुरक्षित जगह चले गए। हिमाचल प्रदेश में प्रकृति का संतुलन बिगड़ चुका है। प्रशासन भी अलर्ट पर है और उन तमाम इलाकों में आवाजाही रोक दी गई जहां लैंडस्लाइड का अनुमान है, क्योंकि इस तबाही को रोकना इंसानों के बस की बात नहीं है। राजस्थान में लोगों की सजगता से एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। सुबह से हो रही बारिश की वजह से एक मंदिर का हिस्सा धराशायी हो गया। लोगों ने समय रहते प्रशासन को सूचना दी, जिसके बाद जर्जर मंदिर को जमींदोज कर दिया गया। क्योंकि अगर इस मंदिर को नहीं गिराया जाता तो किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है, इसलिए बुलडोजर के जरिए प्रशासन ने इसे जमींदोज कर दिया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, मंदिर की हालत जर्जर हो चुकी है। इसका एक हिस्सा गिर गया है। ऐसे में कोई बड़ा हादसा न हो जाए। ये मंदिर अजमेर के मलुसार रोड के शांतिपुर इलाके में बना था। शनिवार सुबह से शहर में लगातार बारिश हो रही थी, जिसके बाद इस मंदिर का एक हिस्सा गिर गया। लोगों ने इसकी सूचना प्रशासन को दी, जिसके बाद टीम बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंची। इलाके के लोगों से राय ली और उसके बाद इस मंदिर को गिरा दिया गया। हालांकि लोगों ने इससे पहले ही मंदिर के अंदर रखी मूर्तियों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया था। इसके बाद प्रशासन की टीम ने जर्जर मंदिर को ढा दिया। दुनिया भर में अरबपतियों की सूची बनती है, लेकिन कभी सबसे गरीब आदमी की लिस्ट तैयार हो तो मध्य प्रदेश के राम स्वरूप सबसे ऊपर होंगे, जिनकी सालाना आमदनी में एक कप चाय भी नहीं मिल पाएगी। राम स्वरूप इतने गरीब हैं कि कभी उन्होंने अपनी तस्वीर तक नहीं खिंचवाई। तस्वीर के नाम पर सिर्फ ये इनकम सर्टिफिकेट है, जिसके एक एक शब्द आपको हैरान कर देंगे। इस इनकम सर्टिफिकेट में लिखा है, प्रमाणित किया जाता है कि राम स्वरूप पिता श्यामलाल निवासी नायब गांव तहसील जिला सतना के परिवार की समस्त स्रोतों की वार्षिक आय 3 रुपए है। यानी महीने भर की औसत आमदनी 25 पैसे। इतने में ना चाय मिलती है ना नमक, जिसके बाद देश में अलग ही मुद्दा छिड़ गया। हर चाय मिलती सर, जो चाय चाहिए वो मिलेगी। 25 पैसे में कुछ मिलेगा? अभी नहीं मिलेगा कुछ भी। 25 पैसे जानते हो? हाँ। कुछ नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा अभी कुछ भी। 25 पैसे का कुछ नहीं मिलेगा? कहाँ, टॉफी तक तो मिलती नहीं है। हैरानी लाजमी है, क्योंकि जो शख्स 25 पैसे महीने कमाता हो वो क्या खाएगा, क्या पिएगा और कहाँ रहेगा। लेकिन इनकम सर्टिफिकेट में साफ साफ लिखा है, राम स्वरूप की वार्षिक आय महज 3 रुपए है। एक तरफ जहाँ छांगुर जैसे लोग हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश कर उन्हें मुस्लिम धर्म अपनाने को मजबूर कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम धर्म में अपनों से सताई गई महिलाएं सनातन की शरण ले रही हैं। यूपी में आज 2 महिलाओं ने हिंदू धर्म अपनाया। गाजियाबाद में कोई धार्मिक समारोह में मंत्रोच्चार के साथ इन 2 महिलाओं ने सनातन धर्म अपनाया। इसके बाद खुशबू खान ने अपना नाम बदलकर खुशबू साहू रखा, तो वहीं सोनिया खान सोनिया चौधरी बन गई। खुशबू की शादी 12 साल पहले यूसुफ से हुई थी, लेकिन उन्हें इस रिश्ते में प्यार और सम्मान नहीं मिला। घर वापसी के बाद खुशबू ने अपनी आप बीती बताई। सनातन में बेटियों की बहुत इज्जत है और इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है कि रिश्तेदार वगैरह हैं, बहुत बहन बेटी बोलकर भी गंदी निगाह रखते हैं। तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। जी न्यूज़।